ईरान और अमेरिका की जंग के बीच चीन में गजब हो गया। चीन ने डिफ्लेशन को हराना शुरू कर दिया। जो जापान बीते 20 साल से नहीं कर सका वो चीन ने 1 साल में कर लिया। क्या हुआ चीन में? चीन क्यों फैक्ट्रियों से हटकर फैमिलीज पर, परिवारों पर दांव लगा रहा है? कैसे चीन ने पहले अपनी आबादी को उत्पादन करना सिखाया और अब खर्च करना सिखा रहा है? आइए जानते हैं इसे। अर्थम में आपका स्वागत है। किस्सा करीब 2500 साल पुराना है। चीन के राज्य लियांग में राजा हुई बड़ा परेशान था। फसल कमजोर थी, जनता बेचैन थी। उसके साथ एक विद्वान था, उसका नाम था मेंशियस। उसने कहा, महाराज, अनाज के भंडार भर भर कर आज तक कोई राज्य नहीं चला पाया। जनता की कमाई पक्की होगी तभी उसका मन पक्का होगा। उसकी यह पंक्ति अगले 2000 साल तक चीन की राजनीति की धड़कन और बुनियाद बनी रही। वांग अंशी से लेकर सन यात सेन तक हर सुधारक ने मेंशियस का यह सूत्र पकड़ा और शासन किया। 2 सदी बाद सम्राट वू के खजांची सांग होंगांग ने एक अलग सी ही चीज बना दी। उसने एक नया सरकारी विभाग बनाया। इसका नाम था पिंगझुन। काम था, अगर अनाज सस्ता हुआ तो सरकार उसे खरीद लेती थी और महंगा हुआ तो बाजार में उतार देती थी। आज की भाषा में कहें तो दुनिया का पहला मार्केट इंटरवेंशन। इतिहासकार सीमा छियन ने अपनी किताब शीजी में इस पर पूरा चैप्टर लिखा है जिसका नाम है पिंगझन शू। उस चैप्टर में एक सवाल है कि जब बाजार खामोश पड़ जाए तब सरकार को क्या काम करना चाहिए। अब 2000 साल बाद झेंगझोऊ में आइए। रात की ड्यूटी से थकी आई एक माँ अपना फोन खोलती है। उसके म्युनिसिपल एक में एक नई सूचना दिखती है, एक नया नोटिफिकेशन। 3600 युआन चीन की नई सब्सिडी की पहली किश्त है जो उसके खाते में आई है। ये बच्चों की सेहत के लिए मिला केंद्र से पहला सीधा कैश ट्रांसफर है। ना कोई टैक्स छूट, ना कूपन, शर्त बस बैंक में पैसा। इस तरह के तमाम मैसेज पूरे देश में करोड़ों लोगों को बीते 1 साल में भेजे गए। किसी को चाइल्ड केयर का पैसा मिला, किसी को पुराना सामान बदलने की सब्सिडी मिली, किसी को होटल में रहकर एंजॉय करने की छूट का कूपन मिला। 40 साल तक चीन ने चीजें बनाकर कमाई की। 2024 से 2026 के बीच उसने पहली बार तय किया कि अब वो लोगों को खर्च करने देगा और उसके लिए हाथ में पैसा देगा। और फिर पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2026 के बीच जब पूरी दुनिया जंग में मुब्तला थी, चीन की अर्थव्यवस्था वापस 5% की विकास दर पर लौट आई। करीब 12 महीने की सुस्ती के बाद खास तौर पर चीन में खपत भी बढ़ी और मांग भी। आइए चीन का यह नया फार्मूला समझते हैं जो पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था का भीतरी हाल क्या था? क्या मंदी का खतरा बेहद मजबूत था? तो सबसे पहले वो सन्नाटा समझिए जो इस मोड़ की पृष्ठभूमि में था। जुलाई 2023 में चीन का सीपीआई यानी उपभोक्ता महंगाई 2008 के बाद पहली बार माइनस में दर्ज हुआ। जनवरी 2024 में सीधी -0.8% की गिरावट 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट थी। थोक महंगाई यानी पीपीआई का हाल और भी खराब। 2 दर्जन से ज्यादा महीनों के बाद से लगातार नीचे और 1997 के एशियाई संकट के बाद यह सबसे लंबी ठोस डिफ्लेशन। फिर 2024 के बीच तक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रियल जीडीपी से भी नीचे चली गई। मतलब है कि कागज पर सैलरी बढ़ रही थी मगर धंधा ठप था, वजह छिपी नहीं थी। अब जरा ये टेबल देखिए जो चीन के डिफ्लेशन की तस्वीर बताती है। इन दोनों टेबल से आपको दिख रहा होगा कि 2023-24 के चीनी परिवार एक अजीब परिस्थिति में थे। मुझे यहाँ पर लाओ शे के उपन्यास शियांग जी का एक पात्र याद आता है। चीन के इस प्रसिद्ध उपन्यास का यह पात्र बड़ा दिलचस्प है। ये उपन्यास 1930 के दौर में लिखा गया। इसमें एक रिक्शे वाला है जो पागलों की तरह पैसा बचाता है और खर्च करने से डरता है और आखिर में सब कुछ गंवा बैठता है, क्योंकि अकेले की बचत कहीं भी अक्लमंदी है, लेकिन अगर पूरा समाज एक साथ बचत में जुट जाए तो आर्थिक तबाही आती है। चीन में बीते साल में क्या हुआ? हाउस होल्ड सेविंग्स यानी परिवारों की बचत दर 34% से ऊपर निकल गई। अगर आप विकसित देशों से देखें, ओईसीडी की तुलना में देखें तो ये दोगुनी है। अकेले 2023 में 17 लाख करोड़ युआन बैंकों में एफडी की शक्ल में जमा हो गए। चीन का एक अपना इंस्टाग्राम है, शियाओ होंगशू। इस पर रिवेंज सेविंग्स के मीम वायरल होने लगे। यानी नौजवान 9 युआन के नूडल्स खाकर, कॉफी छोड़कर अपनी बचत से एफडी को मोटा कर रहे थे। नतीजतन लोगों का उपभोग यानी कंजम्पशन जीडीपी का महज 39% रह गया।
अमेरिका में यही आंकड़ा 68% है, जापान में 55% और यूरोप में 52%, यानी जीडीपी के अनुपात में इन देशों की खपत चीन से बेहद ज़्यादा है। एक अर्थविद हुए हैं कीन्स, उन्होंने इस बला को नाम दिया था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कंजूसी का उल्टा खेल। एक घर के लिए जो बचत समझदारी है वो पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाती है। चीन में बचत की बाढ़ आई और इसमें और कमजोर बात थी कि सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। भारत की तरह यहाँ पर सब कुछ, इलाज, बच्चों की फीस, बुढ़ापे का खर्चा, सब कुछ चीन के लोग अपनी जेब से भरते हैं। तो कल का डर जितना बड़ा होता है, आज का खर्च उतना ही कम होता है, और आज का खर्च जितना कम, आज का बाजार उतना ही ठंडा। बाजार जितना ठंडा, कल का डर उतना ही बड़ा। यही है वो शियांगजी वाली त्रासदी जो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को निगल रही थी। चीन की अर्थव्यवस्था को करीब से जानने वाले ये पूछना चाहेंगे कि बीजिंग तो मुफ्त की रेवड़ी से नफरत करता था, तो फिर ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? दरअसल बीजिंग ने अपनी जिद छोड़ दी। 2010 के दशक में ज़्यादातर चीनी नेता और चीनी सरकारें ये मानती थी कि सीधे कैश नहीं दिया जाना चाहिए। 2021 तक चीन की सरकार इस सिद्धांत पर चलती रही, यहाँ तक कि शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी की पत्रिका च्यूशी में लिखा कि बजट से कैश ट्रांसफर करना मूर्खता है, फूलिज्म है। उन्होंने लैटिन अमेरिका और दक्षिण यूरोप के कुछ हिस्सों का उदाहरण भी दिया जहां इस तरीके के कैश ट्रांसफर से मिडिल इनकम ट्रैप बना और जनता आलसी हो गई। इसलिए मंदी से निपटने के लिए बीजिंग का नुस्खा वही पुराना था जो 2008-9 में जब लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था और मंदी आई थी, उस दौरान अपनाया गया था। खूब निवेश करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रेल, पटरियां, फैक्ट्री, स्टील, इसका उत्पादन बढ़ाओ। इधर स्थानीय सरकारों से कहा जाता रहा कि कंपनियों के नाम पर खूब उधार लो, और इसका नतीजा यह हुआ कि चीन का कुल कर्ज, स्थानीय सरकारों का कुल कर्ज 2024 के अंत में $9 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जो कि पूरे जीडीपी का, चीन के जीडीपी का लगभग आधा है। तो 2023 के अंत तक ये मशीन, जिसमें भारी भरकम निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को दौड़ाया जाता था, वो मशीन खांसने लगी। रियल एस्टेट तो पूरी तरह ढह गया, एवरग्रैंड बर्बाद हो गई, कंट्री गार्डन नाम की बड़ी कंपनियों को किसी तरह बचाना पड़ा, दर्जनों छोटे बिल्डर बिना आवाज के मर गए। हुआ ये कि रियल एस्टेट, जो चीन की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का इंजन था जीडीपी में, उसका हिस्सा तेजी से गिरने लगा। चीन के नगर निगम जो जमीन बेचकर चलते थे, अब ना सीमेंट खरीद रहे थे, ना नए निर्माण कर रहे थे। इधर चीन की फैक्ट्रियों ने इतना उत्पादन कर डाला कि 18 महीनों में सोलर पैनल के दाम 2/3 गिर गए। लिथियम बैटरी कंपनियों के मार्जिन उड़ गए। कार कंपनियों ने पुरानी कार के बाजार में नई कारें बेचकर स्कैम कर डाला। कीमतें इस कदर टूटी कि 2023-24 में चीन की तमाम छोटी कंपनियां चौराहे पर आ गईं। छोटी कार कंपनियां दिवालिया हो गईं। इस बीच निर्यात के बाजार भी बंद हुए। वाशिंगटन ने टैरिफ लगाए, ब्रसेल्स में कार्बन टैक्स आया, मैक्सिको सिटी से दिल्ली तक चीन के निर्यात पर डंपिंग लगाए गए, और इस वजह से चीन के अंदर आर्थिक हवा बदली। चीन के आर्थिक विशेषज्ञ कहने लगे कि अब आर्थिक नीतियों की तस्वीर बदलनी होगी। चाइनीज अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज के चाई फांग, ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के केयू योंगडिंग और चीन के सेंट्रल बैंक के अर्थशास्त्री भी कहने लगे कि अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का एक ही लीवर बचा है, वो है जनता की जेब में पैसा रखना। फिर आया दिसंबर 2024। चीन की जो सबसे शीर्ष आर्थिक समिति है, उसका केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन हुआ, और इस बैठक में जो फैसला लिया गया, वो फैसला चीन ने कभी नहीं किया था। शी जिनपिंग की सरकार ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को, अपनी प्राथमिकता सूची को दोबारा लिखा। 2023 में इसी सम्मेलन के दस्तावेज की पहली लाइन थी कि अर्थव्यवस्था में भारी और असरदार निवेश बढ़ाना होगा। लेकिन 2024 के अंत में जब ये दस्तावेज आया तो इसकी पहली लाइन हो गई, पूरी जोर लगाकर उपभोग बढ़ाना होगा, घरेलू मांग का दायरा बड़ा करना होगा। चीन में आर्थिक नीतियों की क्रिया बदल गई, निवेश से उपभोग की तरफ। बीते 40 वर्ष में चीन की आर्थिक नीति का यह सबसे बड़ा सैद्धांतिक परिवर्तन था। ये टेबल देखिए आप। इस टेबल से आपको दिखाई देगा कि चीन में उपभोक्ता प्रोत्साहन की पूरी व्यवस्था पिछले 1 साल में चली कैसे। इस टेबल को निगाह में रखते हुए ये समझिए कि लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाने के लिए चीन ने कौन से रास्ते तय किए। इसमें 3 महत्वपूर्ण रास्ते थे। एक था ट्रेड इन, दूसरे कूपन, और तीसरा बच्चों के लिए पैसा। जो हुआवे एक अकेली स्कीम नहीं था, बल्कि प्रयोगों का एक पूरा समूह था, और मकसद एक ही था कि सरकारी तिजोरी से पैसा सीधे नागरिक के वॉलेट तक, उसके बटुए तक पहुंच जाए। तो पहला रास्ता समझिए, बेहद दिलचस्प रास्ता था। इसे ट्रेड इन कहा गया। मार्च 2025 में से तेजी से लागू किया गया। लगभग 300 बिलियन युआन केंद्र से नगर निगमों को बांट दिए गए। इस पैसे का इस्तेमाल क्या होना था? अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी,
स्मार्टफोन, ई बाइक, जो भी बदलना चाहता है उसके नाम पर उसे बदलने के लिए 10 से 20% की सब्सिडी मिलेगी। इसका असर तुरंत दिखा। इस साल की जो पहली तिमाही के आंकड़े आए उसमें घरेलू उपकरणों की बिक्री में 32% की बढ़ोतरी हुई, रिकॉर्ड। कारों की बिक्री 2017 के बाद सबसे तेजी से बढ़ी। कारों की बिक्री के मामले में पिछले करीब 6-7 साल में यह सबसे मजबूत तिमाही थी। फोशान गुआंगडोंग के एक डीलर की टिप्पणी वायरल हुई है चीन के अखबारों में कि 3 महीने में कमाई दोगुनी हो गई है, अब चिंता डिमांड की नहीं स्टॉक की है। तो ये पहला रास्ता था जिसके जरिए चीन ने अपने यहां खपत बढ़ाई। दूसरा रास्ता था कंजम्पशन के कूपन दिए जाने। ये शहरों का पुराना पसंदीदा हथियार है। हांगझोउ में चीन ने 2022 में पायलट किया था जिसमें कूपन बांटकर बिक्री बढ़ाने का परीक्षण किया गया था। ये देखा गया कि 1 युआन के कूपन से 3.5 युआन से ज्यादा की बिक्री हो सकती है। 2025 के अंत तक शेंजन, चेंगडू, वुहान, शियान, इन सारे नगर निगमों ने 7 से 14 दिन की छोटी अवधि वाले कूपन चलाए जो सिर्फ रेस्टोरेंट में, घरेलू टूरिज्म में, किताब में, कल्चरल इवेंट्स पर खर्च हो सकते थे। कूपन छोटी मियाद के यानी तुरंत खर्च के और चुनिंदा खरीद के लिए। अलीपे, वीचैट पे की डिजिटल डिलीवरी। इस तिकड़ी ने लीकेज को रफ्तार में बदल दिया। कूपन मिलता था और सिर्फ 3 दिन में खर्च करना होता था। तीसरा रास्ता और जो सबसे बड़ा था, बच्चों के लिए सब्सिडी। जुलाई 2025 में बीजिंग ने ऐलान किया कि 3 साल से छोटे हर बच्चे वाले परिवार को हर साल 3600 युआन की मदद दी जाएगी, सीधे खाते में, बिना शर्त पर, पूरे देश में। राशि छोटी है लेकिन करीब $500 के आसपास, लेकिन ये सोच बड़ी थी। ये इस जनवादी गणराज्य के इतिहास का सबसे पहला यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर था। इसके साथ ही गांव में पेंशन बढ़ा दी गई, 16 प्रांतों में दिबाओ यानी मिनिमम लिविंग इनकम की सीमा बढ़ाई गई, वोकेशनल कोर्सेज की फीस माफ कर दी गई स्कूल में, और यहां से चीन में एक डिमांड साइड वेलफेयर स्टेट तैयार होने लगा। चीन के लोग अपनी सरकार को लोहे का मुर्गा कहते थे। एक पुरानी चीनी कहानी से निकला था जो एक मशहूर चीनी कंजूस के बारे में थी। चीन का यह मुर्गा जो पंख भी नहीं छोड़ता था, अपने बजट से पंख झाड़ने लगा है। तो आप कहेंगे बाजारों में कैसी प्रतिक्रिया हुई? क्या जंग और मंदी के बीच चीन के शेयर बाजार इसी वजह से बढ़ते दिखे? शेयर बाजार को यह खबर सरकारी डेटा आने से पहले लग गई थी। CSI 300 इंडेक्स जो 2022-23 से लगातार रगड़ कर नीचे जा रहा था, फरवरी 2024 में 3180 की तलहटी से उठना शुरू हुआ। जैसे जैसे प्रोत्साहन की बात तेज हुई, टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई शुरू हुई सूचकांक के लिए। सितंबर 2024 में पोलित ब्यूरो की पहली बैठक हुई जिसमें सार्वजनिक रूप से कहा गया कि प्रॉपर्टी बाजार की गिरावट रोकी जाए, और वहीं से शेयर बाजार ने एक हफ्ते में 20% से ज्यादा की रैली शुरू की। यह 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी थी। 2025 के अंत तक ट्रेड इन और किड्स सब्सिडी पक्की होने के बाद इंडेक्स 4200 के पार था, यानी नीचे से करीब 1/3 ऊपर। यह आंकड़ा देखिए, बाजार में कैसे प्रतिक्रिया दिखाई दी चीन की सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं के हाथ में पैसे दिए जाने के बाद। चीन के इस नए वेलफेयर स्टेट की जो हेडलाइन बनी उसके पीछे था स्टॉक मार्केट का सेक्टर रोटेशन। इसे ध्यान से देखें। चीन में जो उपभोक्ता स्टेपल का इंडेक्स है, CSI का इंडेक्स है, वो बरसों से पिछड़ रहा था। 2025 की दूसरी तिमाही में पूरा व्यापक बाजार इससे पीछे हो गया, यानी ये इंडेक्स व्यापक बाजार को पछाड़कर आगे निकल गया। केइझो मोताई चीनी शराब का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, अगस्त 2024 में नीचे 45% नीचे था, यहां से चढ़ना शुरू हो गया क्योंकि रेस्टोरेंट में खरीद बढ़ी थी, लोगों को कूपन मिलने लगे थे और वो रेस्टोरेंट में जाकर खरीदने और खाने लगे थे। मिदिया और हायर जैसी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के स्टॉक तेजी से चमके क्योंकि पुराने सामान बदले गए। BYD और ली ऑटो कार सब्सिडी का बड़ा हिस्सा इनके पास गया। डेयरी कंपनियां यीली और मेंगन्यू किट सब्सिडी पर ऊपर चढ़ी क्योंकि बाजार ठीक पड़ रहा था कि लोग बच्चों को के लालन पालन पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। उन्हें पता था कि जब भी नए माँ बाप को पहला पैसा मिलता है तो डिब्बा बंद दूध पर खर्च होता है। JD.com और मितुआन के प्लेटफॉर्म पर कूपन से खरीद आई। हांगकांग में भी हैंगसेंग कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स ने 2020 के बाद पहली बार 2025 में हरे निशान को छुआ और साल का समापन तेजी के साथ हुआ। चीन के बॉन्ड मार्केट ने भी यही कहानी सुनाई। 10 साल के चीनी सरकारी बॉन्ड की यील्ड जो 2025 की शुरुआत में डिफ्लेशन के डर से 1.7% पर गिरी थी, 2026 की शुरुआत में 2.1% पर वापस आ गई। बाजार को अच्छी महंगाई लौटने की उम्मीद दिखने लगी, यानी ये डिफ्लेशन जाने की खबर थी। युआन जो डॉलर के मुकाबले 7.3 पर कमजोर था, विदेशी पैसा लौटते ही 7 के आसपास ठहर गया। ये कोई हमेशा जीत का सबूत नहीं है, लेकिन बाजार जो 2 साल से
चीन जापान बन जाएगा इस पर भाव लगा रहा था, अब एक नया भाव लगाने लगा। एक ऐसी सरकार जो आखिर में जनता को खरीदारी के लिए पैसे दे रही है, उस सरकार के फैसलों पर दांव लगाने लगा। तो आप पूछना चाहेंगे कि क्या चीन ने मॉडल पहली बार इजाद किया या कहीं से सीखा था? असल चीन ने डिमांड साइड इकोनॉमिक्स इजाद नहीं की, वो अपनी आदत के मुताबिक दुनिया भर का मेन्यू देख देख कर ऑर्डर दे रहा है। जैसे रूजवेल्ट में का 1935 का सोशल सिक्योरिटी और WPA एक्ट। उस दौरान जो मंदी थी अमेरिका में, वो चीन से ज़्यादा गहरी थी। 1929 से 33 तक अमेरिका में कीमतें 25% गिरी थी, और इन सब ने एक सबक दिया था कि अगर एक बार चेक न दिया जाए, लोगों के हाथ में लगातार पैसा दिया जाए, तो अर्थव्यवस्था संभल सकती है। बीजिंग ने इसे पकड़ा। जापान ने 1999 और 2009 में शॉपिंग कूपन जारी किए। होरी और शिमीजुतानी की स्टडी में निकला कि अगर डिज़ाइन ठीक नहीं है तो मिलने वाली जो मदद है उसका 10% हिस्सा ही तुरंत खर्च होता है, बाकी वो खर्च है जो वैसे भी होना था। जापान के कूपन लंबी मियाद वाले थे, सबको मिलना था और इसका फोकस पता नहीं था। चीन के प्लानरों ने इस गलती को पढ़ लिया, इसलिए उन्होंने कूपन को शॉर्ट ड्यूरेशन का रखा और चुनिंदा सेक्टर्स पर फोकस किया। जैसे एक सप्ताह में कूपन खर्च करना है और खाना खाना है, मनोरंजन के लिए खर्च करना है, यह फीस पर देना है। इस टेबल को देखिए, दुनिया में सीधे कैश के बड़े प्रयोग कैसे काम करते रहे और चीन ने क्या अलग किया। इसे देखेंगे, चीन के पास और भी उदाहरण थे। हांगकांग ने 2011 में कैश हैंड आउट दिए थे, जिसमें हर एडल्ट को 6000 हांगकांग डॉलर दिए गए, और 2020 से लेकर 22 के बीच 10,000 हांगकांग डॉलर के कूपन प्रति निवासी दिए गए, जो ऑक्टोपस से, अलीपे HK से, वीचैट के जरिए बांटे गए थे। इन्होंने ये दिखाया कि डिजिटल डिलीवरी, फोकस्ड खर्च की को प्रेरणा और छोटी अवधि मिलकर 2 और 2 4 कर देते हैं और मांग दोगुनी बढ़ती है। ताइवान ने 2009 में और 2020 में ऐसे प्रयोग किए थे जो सफल रहे थे, और चीन ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। इसी तरह सिंगापुर का GST वाउचर और सालाना बोनस जो चर्चा में रहा, इसमें इस प्रयोग ने सिखाया कि कैश ट्रांसफर को राजनीतिक रूप से कैसे टिकाऊ बनाया जाता है। छोटा, नियमित और ज़रूरत के हिसाब से होने वाला कैश ट्रांसफर काम करता है। चीन ने चाइल्ड सब्सिडी में इसी मॉडल को अपनाया है। कोविड के बाद अमेरिका में भी स्टिमुलस चेक दिए गए थे, 2020-21 की बात है, लेकिन आंकड़े जो आए उन्होंने बताया कि हर डॉलर का केवल 70 सेंट 3 महीनों में खर्च हुआ। यानी सीधे कैश की रफ्तार यहां भी दिखी, हालांकि इससे बाद में अमेरिका की महंगाई का एक बड़ा हिस्सा भी निकला। लेकिन चीन का उपभोग खर्च GDP का केवल 39% है, इसलिए यहां महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं है। अब एक लाजिमी सवाल कि क्या चीन अपने बजट से लोगों के हाथ में यह पैसा हमेशा देता रहेगा? ये बदलाव कितना टिकाऊ होगा? हकीकत समझिए, 1-2 राउंड कैश बांटने से उपभोग का हिस्सा नहीं बदलता है। गिवेकल ड्रैगोनॉमिक्स का एक अनुमान है कि परिवारों का उपभोग 39% से 50% तक, GDP के अनुपात में 39 से 50% तक ले जाने के लिए हर साल 6 से 8 ट्रिलियन युआन का नियमित पेमेंट चाहिए, और उतना ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करने होंगे। चीन को 3-4 चीजें बदलनी होंगी। पहले इस टेबल को देखें, फिर उसके बाद हम समझते हैं। तो चीन को इसे स्थायी बनाने के लिए क्या करना होगा, और शायद वो कर भी रहा है। पहली चीज है हुकूक का सुधार। करीब 30 करोड़ प्रवासी मजदूर चीन के शहरों में रहते हैं, और वो शहरों के नागरिक नहीं माने जाते। उन्हें पूरी तरह से सेहत, शिक्षा और मकान के वो फायदे नहीं मिलते जो शहर के नागरिकों को मिलते हैं, और इसलिए उनकी बचत 40% से ऊपर है, क्योंकि उनके पास शहरी निवासियों जैसी सुविधाएं नहीं है। टियर 2 शहरों में हुकोउ का रजिस्टर बदलने का काम शुरू हो गया है। झेंगजोउ, चेंगदू और हांगझोउ में यह बदलाव हो रहा है, और इन्हें वो दर्जा मिलेगा जो सामान्य शहरी नागरिकों को मिलता है। जब ऐसा होता है तो खर्च अपने आप बढ़ेगा। दूसरी चीज है सोशल इंश्योरेंस। चीन ने सबके लिए स्वास्थ्य की सीमा और हर जगह चलने वाली जो पेंशन की व्यवस्था थी, सरकारी मदद वाली बेरोजगारी स्कीम थी, इन तीनों को मिलाने की कोशिश की है, जिससे कि भविष्य को लेकर डर कम हो सके। प्रांत स्तर पर चीन में पेंशन पूलिंग 2022 में शुरू हो गई थी। 2025 में ये पूरे देश में फैला दी गई है। 16 प्रांतों में गांवों की बेसिक इनकम बढ़ी है। काम अभी अधूरा है, मगर दिशा तय हो गई है। तीसरा, चीन सरकारी खर्च की एक नई पाइपलाइन बना रहा है, जो दुनिया के देश आमतौर पर करने से हिचकते हैं। चीन ने अपने नगर निगमों से कहा है कि वे जमीन बेचकर गुजारा करने की लत छोड़ दें। उन्हें नए टैक्स लगाने होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, और आगे चलकर पर्सनल इनकम टैक्स का दायरा भी बढ़ाना होगा, ताकि इन खर्चों का बोझ अकेले केंद्र की सरकार ना उठाए।
चीन में राष्ट्रीय प्रॉपर्टी टैक्स 2013 से बार बार टाला जा रहा है। 2026 में अब फिर वो टेबल पर आ गया है। और इन सब की बुनियाद में है चीन की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। 2023 में चीन में कुल सालाना शिशु जन्म दर गिरकर करीब 90 लाख पर आ गई। 2024 में हल्की वापसी हुई और माना जा रहा है कि उस चाइल्ड सब्सिडी का असर है जो चीन ने देना शुरू किया था, क्योंकि स्कीम दो काम एक साथ करती है। एक, आज की डिफ्लेशन से, टूटती मांग से लड़ाई करती है क्योंकि हाथ में पैसा देती है और खर्च की प्रेरणा करती है, और कल के मजदूरों की कमी पूरी करती है। तो देखिए चीन कैसे बदला। वही सरकार जो कभी दूसरे बच्चे पर जुर्माना ठोकती थी, आज पैसे दे देकर लोगों से बच्चे मांग रही है। आधुनिक इतिहास में इतने बड़े आर्थिक यू टर्न उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो खाड़ी में युद्ध, हुर्मुज के ब्लॉकेट, कच्चे तेल की कीमतें ऊपर होने, महंगाई और स्टैग्फ्लेशन के खतरे के बीच चीन दुनिया को क्या सिखा रहा है? दरअसल चीन की सीमाओं के बाहर भारत और एशिया के मुल्कों के लिए चीन से 4 बड़ी नसीहतें निकलती हैं। पहली नसीहत, ध्यान से नोट करिए, डिफ्लेशन और महंगाई का पुराना फार्मूला अब नहीं चलता। महंगाई की स्थिति में सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा बढ़ाकर मंदी तो ला सकते हैं, उसे हमेशा के लिए तोड़ तो सकते हैं, लेकिन दरों को जीरो से नीचे ले जाकर डिफ्लेशन तोड़ने का कोई प्रयोग कारगर नहीं हुआ है। डिफ्लेशन को संभालना इन्फ्लेशन की संभालने की तुलना में बेहद कठिन है। जापान से बड़ी नजीर और क्या है? सिर्फ सरकारी खर्च, वो भी ऐसे हाथों तक जो पैसा मिलते ही खर्च करेंगे, इसके जरिए ही बाजार में मांग को पैर दिए जा सकते हैं। जापान ने यह बात 30 साल की ठोकर के बाद सीखी। यूरोप ने 2012 के बाद आधा सीखा, चीन अभी सीख रहा है। भारत ने भी तक कुछ नहीं सीखा। पूरी दुनिया के देशों में आगे के दशक बूढ़ी होती आबादी के हैं, बढ़ते कर्ज के हैं, और कई देशों में डिफ्लेशन का मौसम बार बार आएगा। ध्यान देना जरूरी है कि डिमांड साइड हथियार इमरजेंसी की दवा नहीं है। इसे तो फूड सप्लीमेंट या लाइफ स्टाइल रोगों जैसा इलाज चाहिए। यानी जिस मांग को बढ़ाने की प्रक्रियाओं को बेहद इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें हम नियमित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। दूसरी बात, सिर्फ बेच बेच कर चलने की एक सीमा है। जिस दुनिया में चारों तरफ टैरिफ और कार्बन बॉर्डर टैक्स लग रहे हैं, वहां कोई देश हमेशा अपने घर की मंदी बाहर नहीं बांट सकता, जैसा चीन कर रहा था। अंततः उसे अपने घर में ही बाजार बनाना होगा, अपने घर में ही ग्राहकों को तैयार करना होगा। यही जर्मनी का सच है, यही कोरिया का, यही नीदरलैंड्स का, और सबसे ज्यादा ये आज खुद चीन का सच है, जिसे अब घर की खपत से ही सहारा मिल रहा है। तीसरी नसीहत, लोगों को पैसा देना जितना जरूरी है, पैसे की डिलीवरी लाइन भी उतनी जरूरी है। अलीपे और वीचेट ने चीनी शहरों में 72 घंटे में कूपन बांट दिए और एक्सपायर से पहले खर्च करने की ताकत दी। अमेरिका की ट्रेजरी को कोविड के चेक काटने में महीनों लगे, और उसके बाद भी करोड़ों अनबैंक्ड यानी बैंकिंग सिस्टम से बाहर जो अमेरिकी परिवार थे वो छूट गए। आज का वेलफेयर स्टेट डिजिटल आईडी और इंस्टेंट पेमेंट रेल के बिना अधूरा है। यानी ये तकनीकी शौक नहीं है, यही फर्क है फायदे में और लीकेज में, जिसे चीन ने साबित करके दिखाया है। चौथी नसीहत, एक बार जब जनता के हाथ में सीधे कैश दिया जाता है तो रिश्ता बदल जाता है। जनता जब एक बार पाती है तो फिर उम्मीद करना शुरू कर देती है। बीजिंग ने एक रेखा पार कर दी है, अब जिससे पैर वापस खींचना आसान नहीं है। अगर दुनिया के देशों की सरकारें यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर के बारे में सोच रही हैं, तो उन्हें यह देखना होगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में चीन के लोग इस कैश ट्रांसफर पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। क्या इस खर्च के साथ चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और लोगों की आय बढ़ेगी? और कब सरकार इस डिमांड साइड वेलफेयर स्टेट को छोटा करेगी? और यहीं पर तस्वीर धुंधली है, इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, आप निगाह रखिए। तो हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर। हम वापस चलते हैं उन दो पात्रों पर जिनसे हमने ये चर्चा शुरू की थी। मेंशियस ने राजा हुई को कहा था कि पक्की कमाई पक्के नागरिक बनाती है। राज्य की स्थिरता परिवार के बजट की स्थिरता से शुरू होती है। सीमा छियन ने अपनी किताब में बताया कि सांग ह्योंगांग ने जो पिंगझुंग ब्यूरो बनाया, वो सस्ता अनाज खरीदता था और इसलिए बनाया गया था कि भुखमरी साम्राज्य को हिला ना सके और कोई अफरा तफरी ना आए। आज का वैसा ही बंदोबस्त कैश ट्रांसफर है, बैंक के खाते में सीधा पैसा। सिद्धांत वही पुराना है। जिस सरकार को पक्के, मेहनती और उत्पादन करने वाले लोग चाहिए, उसे उनके लिए पक्की आमदनी देनी होगी। 2024 से 2026 तक जो चीन का फार्मूला चला है, वो एक साल में पूरे नतीजे नहीं देगा, लेकिन जो सुधार इसकी जड़ में जरूरी है, उनमें अगर देर हुई, जैसे हुकोउ का सुधार या सब्सिडी के सुधार, तो चीन लड़खड़ा जाएगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, चीन दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाला देश है।
चीन ने अपनी नीतिगत सोच बदल दी। 1949 के बाद पहली बार एक जनवादी गणराज्य अपने लोगों को केवल उत्पादक या प्रोड्यूसर मानना छोड़ रहा है। वो ये मानना छोड़ रहा है कि चीन के लोग फैक्ट्रियों में मशीन बनकर पूरी दुनिया के लिए सामान बनाते हैं। चीन अपने लोगों को उपभोक्ता मानकर इन्हें ताकत दे रहा है। ये चुनावी घोषणा पत्रों वाली क्रांति नहीं है, ये ट्रेड इन सब्सिडी और चाइल्ड क्रेडिट की भाषा में चलती एक चुपचाप क्रांति है, जो अगर टिकाऊ साबित हुई तो इस दशक की सबसे बड़ी आर्थिक स्टोरी, सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी होगी। क्योंकि 1 अरब लोग जो कभी उत्पादन कर रहे थे, अगर वो उपभोग का इंजन बन गए और चीन इसे बनाए रखने में सफल हुआ, तो ये पूरी सदी चीन की होगी, सिर्फ चीन की। अर्थम में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आप रोज की घटनाओं में छिपे क्यों को समझना चाहते हैं तो बोनस का ऐप डाउनलोड करिए और द वाई फैक्टर देखिए और मुझसे जुड़िए इंस्टाग्राम पर। अगर आप इतिहास में के किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो आइए टाइम मशीन पर किताबों के बारे में जानने के लिए जुड़िए बुकनू से। और हाँ, प्रति सप्ताह की घटनाओं का असर बहुत भीतरी तौर पर आपके निवेश पर कहाँ कितना होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर फॉलो कीजिए मुझे पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो में।